हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज हम चालू करते हैं 6th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर 4। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। जैसे कि आप इस टॉपिक से समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर इतिहास को समझने के लिए हम यहाँ पर किताबों और कब्रों की सहायता लेते हैं। अब बात आती है किताबों के बारे में, तो आप लोगों ने प्राचीन टाइम में कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में पढ़ा होगा, कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में पढ़ा होगा। और कब्रों की बात करते हैं तो जब लोगों को दफनाया जाता है तो दफनाने के टाइम में इनके साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को, कुछ सामान को, या फिर यहाँ पर कुछ जानवरों को, या फिर यहाँ पर देखा जाए तो कुछ ज्वेलरीज को, या फिर यहाँ पर उसके कुछ विशेष चीज़ों को साथ में दफनाया गया था। तो उससे भी हमें समझ में आता है कि हमें प्राचीन समय की यहाँ के जो सामाजिक विभिन्नता है वो भी देखने को मिल जाती है। तो हम इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं क्लास। तो आइए चालू करते हैं आज का टॉपिक। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हम इससे रिलेटेड वीडियो आपको लगातार देते रहें और आप हमारे साथ हमेशा ही जुड़े रहें। तो आइए चालू करते हैं इसके बारे में। तो बस पहला हमारा पॉइंट आता है कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, हमारे पास प्राचीनतम ग्रंथ मतलब कि भारत में कुछ ऐसे किताबें हैं जो सबसे पुरानी किताबों में से एक माना जाता है, जिसे हम कहते हैं वेद। हमारे पास कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं, जिसे हम कहते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद कहते हैं। ये वह वेद हैं जिनकी रचना हमारे समाज में सबसे पहले की गई थी। लगभग इस प्रकार की रचना हमारे समाज में 3000 साल पहले हमारे यहाँ पर की गई थी। कहता है कि सबसे पुराना वेद है जिसे कहते हैं ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि हमें सूक्त की जानकारी किसमें मिल जाती है? तो वह ऋग्वेद में मिल जाती है। तो कह सकते हो ऋग्वेद के अंदर हमें सूक्त की जानकारी मिल जाती है। सूक्त क्या है? तो सूक्त एक टाइप की प्रार्थनाओं का एक समूह है, जिसके अंदर हमने प्रार्थनाओं को एक साथ इकट्ठा करने का काम किया। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। स्तुति का मतलब होता है उनके बारे में, उनकी कहानियों को, उनकी भावनाओं को, उनके प्रति हमने जो आदर व्यक्त किया है उनको लिखने का इसमें काम किया गया। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे अग्नि, इंद्र और सोम। तो यहाँ पर आपको 3 देवताओं के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर सूक्त के अंदर आपको 3 देवता बताए गए हैं, जिसमें बताया गया है आपको अग्नि के बारे में, दूसरा है आपको इंद्र के बारे में, और तीसरा है आपको सोम के बारे में बताया गया है। कहता है अग्नि आग के देवता होते हैं, इंद्र युद्ध के देवता होते हैं, और सोम पौधे का देवता होता है। इसमें खास प्रकार का पेय पाया जाता है। पेय का मतलब होता है पीने योग्य पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ पाया जाता है। जब पीने योग्य पदार्थ की बात करते हैं तो इसका नाम दिया जाता है सोम रस। इसे कहा जाता है सोम रस कहा जाता है। कहता है वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांट करके स्वसर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। मतलब कि इन्हें बोल करके इन प्रकार के ग्रंथों की उनको याद करवाने का काम किया गया। कहता है अधिकांश सूक्तों, सूक्त मतलब जो यहाँ पर देवी देवताओं की प्रार्थनाओं के बारे में बताया गया था, इनके रचयिता सीखने सिखाने वाले पुरुष होते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृतिक वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ऋग्वेद जिस भाषा में लिखा गया वो भाषा कौन सी थी? तो वो भाषा थी प्राग सांस्कृतिक थी, प्राग सांस्कृतिक। इसके साथ साथ देखा जाए तो आपको प्राग संस्कृत के साथ साथ वैदिक, इसमें वैदिक भाषाओं की भी जानकारी मिल जाती है, वैदिक संस्कृत की भी जानकारी मिल जाती है। इसमें कहता है कि तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उसे यह भाषा थोड़ी भिन्न है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वह टूटी फूटी संस्कृत है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है वो प्योर संस्कृत में लिखा गया है। कहता है संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में बात करता है।
संस्कृत भाषा भारोपीय, भारोपीय का मतलब होता है भारत और यूरोप से मिला हुआ भाषा, इसके परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे कि फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश इसी परिवार से जुड़ी हुई है। किससे? तो भारत और यूरोप से जुड़ा हुआ है। मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो भाषाएं हैं, जिसे हम कहते हैं भारोपीय, इसका मतलब होता है कि भारत और यूरोप के दोनों ही देशों की, ये दोनों ही समुदाय की भाषाओं का एक समूह है। कहता है उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। जैसे कि मात्र संस्कृत में होता है, माँ हिंदी में होता है, मदर अंग्रेजी में होता है। तो यहाँ पर देखा भारतीय, सांस्कृतिक और यूरोपीय भाषाओं में एक ही शब्द का मतलब एक ही जैसा होता है। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आती है? हाँ, आती है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों में भी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं होती हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी होती हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक का मतलब होता है जो ऑस्ट्रिया और एशिया के समूह से जुड़ा हुआ होता है। आगे कह रहा है कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वह लिखी हुई और छापी गई होती है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण मतलब कि इन्हें उच्चारण का मतलब होता है बोला भी जाता है और इसके साथ साथ इसे सुना भी जाता है। तो दोनों ही काम किए जाते हैं। इसमें कहता है कि श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचनाओं के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितने भी ऋग्वेद की पाठ पाए गए हैं, उस ऋग्वेद को हमने केवल बोलने और सुनने का काम किया है, ना कि पढ़ने का काम किया है। उच्चारण का मतलब होता है उसके जो पंडित बोला करते थे उन्हीं के पीछे पीछे बोलना, उन्हें उच्चारित करना कि जो वो बोल रहे हैं हमें उसी को दोहराने का काम यहाँ पर दिया गया था। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? यदि आपको ऋग्वेद का कहा जाए पढ़ने के लिए, तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ने का काम करेंगे? तो कहता है कि इतिहासकार पुरातत्ववेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। भौतिक का मतलब होता है फिजिकल गुड्स। फिजिकल गुड्स के साथ साथ इन लोगों ने क्या किया? तो इन लोगों ने लिखित स्रोतों का भी इस्तेमाल किया, अर्थात उन्होंने हमारे पास जो रिटर्न होता है उस रिटर्न का भी उन्होंने काम किया और उसके माध्यम से इन्होंने ऋग्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त की। यहाँ पे कह रहा है कि चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। सूक्त का मतलब होता है क्या? अभी हमने ऊपर बात किया था। वार्तालाप का मतलब होता है इसमें ऐसे बताया गया है जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी से व्यवहार कर रहे हैं, बोलने का काम कर रहे हैं, तो इस रूप में इसे बताया गया है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां के बीच यह संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। मतलब ये हुआ कि हमारे ऋग्वेद के अंदर जो सूक्त है, उस सूक्त के अंदर दो नदियों के बीच में बताया गया है। सूक्त के अंदर दो नदियों के बारे में बताया गया है। पहला है आपका ब्यास और दूसरा है आपका सतलुज है। तो ब्यास और सतलुज जो रिवर है उसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में। यहाँ पे कह रहा है क्या? यहाँ पर आगे हमारे पास कुछ दिए गए हैं। कह रहा है कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक ये पन्ना दिया गया है जिसे हाथों से काफी समय पहले लिखा गया था। भुर्ज वृक्ष के छाल पर लिखी गई ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देख करके अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में इसे रखा गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और खास जानकारियों के बारे में। तो ये उतना खास नहीं है, हम सीधे आगे बढ़ते हैं और हम सीधे बात करते हैं यहाँ पर मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में बात कर लेते हैं। कह रहा है ऋग्वेद में मवेशी, बच्चे और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं दी गई है।
अब यहाँ पे क्या रहा ना कि यहाँ पर ऋग्वेद के अंदर किन किन लोगों की प्रार्थना की गई। तो ऋग्वेद के अंदर मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की गई थी। घोड़ों की लड़ाई या घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया गया। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। मतलब कि हम पहले के टाइम में, जब पहले के टाइम में युद्ध हुआ करता था, तो युद्ध में हम लोग जो विजयी हुआ करते थे, तो विजय होने के बाद क्या लाया करते थे, तो यहाँ पर जानवरों को बंदी बना के लाया गया। जानवरों को, क्योंकि जानवर ही पहले के टाइम में महत्वपूर्ण संपत्ति मानी जाती थी। क्योंकि जानवरों को ही पहले के टाइम में धन संपदा के तौर पर माना गया। यहाँ पे कहता है कि लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हों, जहाँ पर सो सॉरी जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी गई। तो यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ पर जो युद्ध हुआ, वह युद्ध किसके लिए हुआ या फिर किन किन चीज़ों के लिए हुआ। यदि हम बात करते हैं युद्ध के कारणों के बारे में, तो यहाँ पर कहता है कि जो युद्ध होता है वह जानवरों के लिए होता है। जानवरों के लिए। इसके साथ जो युद्ध होता है वो जमीन के लिए होता है, जंगलों के लिए होता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे पानी के लिए होता है। और इसके साथ देखा जाए तो यहाँ पर लोगों के लिए भी होता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को भी बंदी बना करके लाया गया था लड़ाइयों में। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि लड़ाइयों का उपयोग यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को प्राप्त करने के लिए होता है। कहता है युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेता था तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया गया। कुछ धन यज्ञ करवाने के लिए रखा गया। कहता है यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी और ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी, जिसमें घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी गई। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब यहाँ पर युद्ध लड़ा गया, तो युद्ध लड़ने में जो हमारे पास धन आया, तो धन का बंटवारा किस रूप में किया गया। आइए देखते हैं कि धन का बंटवारा किन किन लोगों में किया जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो धन को कई सारे भागों में बांटने का काम चालू किया गया। आइए देखते हैं पहला काम किसमें किया गया। तो जो धन को बांटा गया वो धन था, यहाँ पर कुछ सरदार रख लिया करते थे, सरदार। इसके साथ देखा जाए धन को किसने और रखा, तो धन को यहाँ पर कुछ को पुरोहितों को दिया गया, पुरोहितों को। इसके साथ देखा जाए तो यहाँ पर धन किसको दिया गया, तो यहाँ पर धन आम लोगों में दिया गया। आम लोगों के बीच में वैसे बांट दिया गया था। और कुछ यज्ञ के लिए रखा गया, यज्ञ में दान के लिए रखा गया। ठीक क्लास। इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर यज्ञ के तौर की यदि बात करते हैं, तो यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पर बात आती है कि यज्ञ के तौर पे जो रखा गया और वो यज्ञ किस किस चीज़ों के लिए और इस्तेमाल किया गया था। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ से मिट जा रही है बार बार, इसको यहाँ ऐड कर देते हैं क्योंकि ये यहाँ का सेंटेंस था। अब अगर तो कह रहा है क्या, यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर कहा जाता है कि यज्ञ में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। तो कह रहा है कि यज्ञ के अंदर जब यहाँ पर यज्ञ किया गया, तो यहाँ पर यज्ञ में क्या किया गया, यज्ञ यज्ञ में किन किन चीज़ों को उसमें दिया गया, दान दक्षिणा में दिया गया। तो यज्ञ में पहला तो दिया गया था आपका घी डाला गया, दूसरा अनाज डाला गया। इसके साथ साथ यहाँ पर जो कहा गया वह जानवरों की बलि दी गई। अब जानवरों की बलि की बात की जाए तो आपको पता होगा, आपको जानवरों की बलि के बारे में जो जानकारी मिल जाती है, वह जानकारी वो कहाँ से मिलेगी। तो ये जानकारी आपको अथर्ववेद से मिल जाती है। अथर्ववेद में इसके बारे में बताया गया है कि हम यहाँ पर पूजा पाठ के टाइम में जानवरों की बलि देने की भी प्रथा देखने को मिल जाती है। कहता है अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय पर सलाह मशविरा भी किया करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों का अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हुआ करते थे। तो यहाँ पर शासन करने के लिए इस प्रकार के लोगों का चुनाव किया गया। यहाँ पर कह रहा है कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब लोगों की विशेषता को बताने के लिए किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो कहता है कि लोगों का वर्गीकरण काम के आधार पर, उनकी भाषा के आधार पर, उनके परिवार के आधार पर और समुदाय तथा निवास स्थान के आधार पर किया गया। इसमें उनके साथ साथ एक और विशेषता शामिल की गई जिसे कहते हैं सांस्कृतिक परंपरा। कहता है ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो।
अब लोगों की विशेषता को बताने का काम किया जाए, ऐसे कौन कौन से शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं विशेषता बताने वाले। तो आपको पता होगा कि ऋग्वेद के अंदर लोगों के कामों को लोगों के काम को बताने का प्रयास किया गया। कहता है ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा। तो ऐसे कौन कौन से लोग थे जो इस समय यज्ञ का काम किया गया? तो यहाँ पे जो यज्ञ का काम किया गया था वह राजा के द्वारा किया गया। अब राजा को यज्ञ करने में सहायता कौन करेगा? तो वो थे ब्राह्मण। तो यहाँ पर ब्राह्मणों का भी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। अब इसी आधार पर देखा जाए तो लोगों की विशेषता के आधार पर समाज को वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांटा गया। वर्ण व्यवस्था। अब ये वर्ण व्यवस्था क्या होता है, आइए देखते हैं। वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है, इसको पहले थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। वर्ण व्यवस्था का ऐसे मतलब होता है कि समाज के अंदर उन्हें जन्म के आधार पर और कर्म के आधार पे बांट देना, उन्हें कहते हैं यहाँ पर वर्ण व्यवस्था कहते हैं। तो समाज में लोगों को समाज में लोगों को जन्म या कर्म के आधार पर कर्म के आधार पर बांट देना बांट देना। अब जन्म की बात किया जाए तो आपको पता होगा कि हमारे पास एक मूर्ति में बताया गया था, मतलब कि एक किताब 6 to 4 सेंचुरी के टाइम में BCE, मतलब कि ईसा पूर्व के टाइम में बताया गया था कि यहाँ पे जो लोगों के अंदर, जो समाज के अंदर लोगों का जन्म होता है वह प्रकृति के कुछ मुख से होता है, कुछ उनके मुख से होता है। इसके साथ किन्हीं लोगों के भुजाओं से होता है। इसके साथ कहा गया कुछ लोगों के जंघा से होता है, कुछ लोगों के पैर से होता है। तो जो मुख से होता है उन्हें ब्राह्मण कहा गया, जो भुजाओं से होता है उन्हें क्षत्रिय कहा गया, जो जंघा से होता है उन्हें वैश्य कहा गया, और जो पैर से होते हैं उन्हें शूद्र कहा गया। तो ऐसे उनको समाज को इस प्रकार से प्रकृति में बांट दिया गया है। इसी के आधार पर देखा जाए तो आगे यहाँ पर कहता है क्या, आगे यहाँ पर इसी चीज को बताने के लिए कहता है कि हमारे समाज में देखा जाए, अ, कहता है कि ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाया करता था। मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो राजा होगा, यहाँ का राजा आपका, जो कहते हैं ना, परिवार के आधार पे या राजवंश के आधार पर, जिसे हम लोग यहाँ पे सामान्य तौर से कहते हैं हायरार्की सिस्टम, तो ये उसके बेस पर नहीं आएगा। मतलब ये हुआ कि राजा का बेटा राजा, जिसे कहते हैं परिवारवाद, तो परिवारवाद को यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। बल्कि यहाँ पर जो राजा आएगा ना, वो राजा यहाँ पर जनता के माध्यम से आएगा, जनता के माध्यम से। इसीलिए इस समय के राजाओं को जनतंत्र, या इस समय की व्यवस्था को जनतंत्र या फिर गणतंत्र के नाम से भी जाना गया है, क्योंकि यहाँ पर जनता का या फिर जनता के समूह का शासन हुआ करता था। ठीक है, यहीं पर थोड़ा सा और आगे बात करते हैं तो कहता है कि पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विस, जिसमें वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। इसमें कहता है ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए इसलिए हमें पुरुजन या विष या भरतजन या विषु या युदुजन या विषु या जैसे कई सारे शब्दों का उल्लेख किया गया। 20 जन का मतलब यहाँ पे देखो लिखा गया है क्या, ऋग्वेद में 20 जन का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए हमें पुरुजन या विष भरतजन या फिर भरतजन या यदुजन जैसे कुछ शब्दों का उल्लेख भी किया गया है हमारे लिए। इसमें आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है ना, कि जिन जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। ऐसा इसीलिए कहते थे क्योंकि वे अपने विरोधियों को दास
वह अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहा करते थे। अब देखो यहाँ पर विरोधियों को दास या दस्यु इसलिए कहा गया, दस्यु या दास मतलब ये होता है कि जिन्हें हम यहाँ पर अपने काम के लिए घरों में रखा करते थे, उन्हें दास के तौर पर समझाया गया है, फिर उन्हें आपको एक्सप्लेन करने का काम किया गया है। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का इस्तेमाल गुलाम के लिए किया गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया गया। तो इस प्रकार से कह सकते हो कि जो आर्य हुआ करते थे, वह युद्ध में लड़ने के बाद यहाँ पर दास को बंदी बनाते थे और उन्हें लेकर के आते थे। दास में आपकी मेल और फीमेल दोनों ही लोगों को लाया गया। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना गया और जो भी काम मालिक चाहते थे वे उन्हें सब करना पड़ता था। तो यहाँ पर मेल और फीमेल के ऊपर जो पावर था, वो पावर यहाँ पर राजा का, युद्ध में जीते गए राजा का हुआ करता था। कहता जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वो कौन से हो रहे थे और वहाँ क्या हो रहा था। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट। यहाँ पे कहता है कि खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की है। कहता है अगले पृष्ठ के चित्रों को देखिए। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा होता है और पाषाण का मतलब पत्थर होता है। तो बड़े पत्थरों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे नाम से हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। करीने का मतलब होता है यहाँ पे सजा करके लगाने का काम किया गया था। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये प्रथा दक्कन मतलब कि हमारे इंडिया का जो पार्ट है, इंडिया का जो पार्ट है हमारा, इस इंडिया के पार्ट के इस वाले भागों में दक्षिण भारत भी इसी में आपका आ जाता है। और उसके साथ कहता है क्या उत्तर पूर्वी भारत, भारत के पश्चिमी हिस्सों में, सॉरी कश्मीर के पार्टों में ये प्रथा काफी ज्यादा प्रचलित थी। कहता है कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाया गया है और कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी देखने को मिल जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर महापाषाण शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर दफनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें कह रहा है कि कई पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है और ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दफनाने के बारे में बताने का काम करते हैं। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम खास करके दफनाए गए पत्थरों के बारे में बताने का प्रयास करता है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानता मृतकों को खास किस्म की मिट्टी बर्तनों के साथ दफनाया गया, जिन्हें काले लाल मृदभांड या ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जानते हैं। कहता है कि इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जब यहाँ पर दफनाया गया लोगों को, तो लोगों को दफनाए जाने के बाद इनके साथ इस प्रकार की चीजों को साथ में शामिल किया गया। आइए देखते हैं इसके बाद ये क्या करते हैं। यहाँ पर यह कहता है कि क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग हुआ था? तो हड़प्पा के शहरों में लोहे के प्रयोग की जानकारी देखने को हमें नहीं मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय लोगों को लोहे के बारे में अभ्यास या उनके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन हाँ, हड़प्पा के टाइम की यदि बात करते हैं तो हड़प्पा के टाइम में हमारे यहाँ पर तांबे का आविष्कार या तांबे का उपयोग जरूर किया गया था, क्योंकि यहाँ पर हमें एक तांबे का बहुत बड़ा दर्पण पाया गया है, जिसका इस्तेमाल शायद यहाँ के राजा और रानी के द्वारा किया गया होगा। कहता है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरे कब्र से ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर यदि आप ध्यान देंगे तो ब्रह्मगिरी की खोजो। यहाँ पर एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और पंख पाए गए हैं। अब जरा ध्यान दो कि यदि एक ताबूत है और इसमें से आपको 33 सोने के बिस्किट मिल रहे हैं और दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए जा रहे हैं, दूसरा कंकाल भी है जहाँ पर आपको केवल मिट्टी के बर्तन पाए जा रहे हैं, तो इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे समाज में दो टाइप के लोग रहा करते थे। एक वो लोग थे जो ज्यादा रिच हुआ करते थे, दूसरे वो लोग थे जो यहाँ पर पुअर हुआ करते थे। तो बहुत ज़्यादा गरीब लोगों के बारे में और अमीर लोगों के बारे में जानकारी मिल जाती है।
ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति से भिन्नता को दर्शाता है, मतलब कि वो इससे अलग थे। और कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे और कुछ लोग अनुयायी थे। मतलब कि यहाँ पर जब लोगों को दफनाया गया तो दफनाने के टाइम में उनके सामाजिक हैसियत को भी इसके माध्यम से बताने का काम किया गया है। कहता है क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी? हाँ थी। कहता है कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था और बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में ला करके दफनाया गया। तो कह रहा है क्या पोर्ट होल? तो आपको पता है कि हमारे पास जो किले हुआ करते थे इसमें से एक सुरंग हुआ करती थी। इन सुरंगों के माध्यम से उन्हें लाया गया और फिर इन्हें दफनाने का काम किया गया था। कहता है कि ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाए दफनाना दोबारे आ सकते थे। तो यहाँ पर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर गोलाकार था और यहाँ पर दोबारा से लोगों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। कहता है कि इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में बात करता है। मानचित्र 2 पेज नंबर 13 पे यदि देखेंगे तो मिलेगा आपको इनाम गांव की खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। सॉरी सॉरी सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है जहां पर 3600 साल से लेकर के 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। अब आपको पता है कि ये बात कहाँ की बात कर रहा है? ये इनाम गांव के आसपास की बात कर रहा है। आइए देखते हैं। तो देखो ये रहा आपका इनाम गांव। अब इस जगह के बारे में बात कर रहा है, इनाम गांव के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार के अवशेष देखने को मिल जाते हैं। क्लास देखो इसी के बाद यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है आगे क्या। हम थोड़ा सा पीछे चले गए थे, हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है क्या। हाँ देखो कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है। यदि आप इनाम गांव की बात करते हैं तो यहाँ पर 3600 से लेकर के 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा करके दफनाया गया था और उनका जो सिर था वो उत्तर की ओर हुआ करता था। मतलब कि यहाँ पर इस प्रकार से लोगों को दफनाने का काम किया गया था नॉर्थ और साउथ के वेस में। कहते हैं कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया गया। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी दफनाए गए सब के पास रख दिए गए थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यहाँ पर बस्ती के बीच में बसा आ, यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और सबके पैर मुड़े हुए थे। मतलब कि यहाँ पर सबके जो जगह थी वो छोटी थी और इसलिए इसको मोड़ करके दफनाया गया था। इनके पास इस प्रकार के मिले जानकारी ये बताती है कि यहाँ पर लोगों को दफनाने में कई सारी अलग अलग प्रकार की विभिन्नताओं को बताने का काम करती है। यहाँ पर इस प्रकार के दफनाने की बात करते हैं तो ये मेहरगढ़ में भी किया गया था, इनाम गांव में भी किया गया। इसके साथ साथ देखा जाए तो महागढ़ में भी किया गया, भीमबेटका में जानकारी मिल जाती है। और ये जानकारी हमें यहीं पर नहीं बल्कि इनके आसपास के क्षेत्र जैसे कि बुर्जहोम में भी मिल जाती है। और इंडस रिवर के आसपास के सभी जगहों पर हमें इस प्रकार की जानकारी मिल जाती है। और ये जो पूरा एरिया है वह हड़प्पा का एरिया है। तो हड़प्पा के आसपास के क्षेत्रों में हमें इसकी जानकारी प्राय विस्तार से मिल जाती है। यहाँ पर कहता है क्या, ये देखते हैं। कहता है इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान भी हैं और ये अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां भी पाई गई है। अब इसके बारे में जो बताया जा रहा है मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लोगों ने इस प्रकार के चीजों के बारे में उनको जानकारी होगी या फिर लोग इनको खाने के तौर पर इस्तेमाल करते होंगे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की गई थी। मतलब ये हुआ कि लोगों को यहाँ पर फलों के बारे में जानकारी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ कि यहाँ पे लोगों ने क्या काम किया होगा और क्या काम नहीं किया होगा। एटलस में चीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले यहाँ पर हमें लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण मिल जाते हैं।
मतलब ये हुआ कि चीन में सबसे पहली बार लिखने की जानकारी मिल जाती है। यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया, इन्हें भविष्यवाणी करने वाले हड्डियां भी कहा गया था, क्योंकि ये मान्यता थी कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे शुद्ध जीते थे, सॉरी क्या वह युद्ध जीतेंगे, या फसलें अच्छी होगी, क्या तुम्हें पुत्र होंगे, या फिर हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां उनकी गर्मी के चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देख करके भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रहे होगे कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी तो करते थे। हाँ, करते होंगे। ये राजा शहरों में महल बना के रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली गई थी। उन्हें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। मतलब ये हुआ कि 3500 साल पहले भी लोगों ने लोहे का इस्तेमाल करना अभी तक नहीं जाना होगा। लोगों को पता ही नहीं होगा कि लोहा भी कोई चीज है या नहीं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है क्लास। इसमें लेकिन कुछ पॉइंट है अभी भी, जैसे कि ये वाला पॉइंट क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन। जब हम कंकाल के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसमें क्या पता चलता है। कहता है छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इनका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाता है यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उन्हें महिला का कंकाल मान लिया गया, लेकिन ऐसे समझ के साथ समस्या है। अक्सर पुरुष भी गहने का इस्तेमाल किया करते थे। कहते कंकाल का लिंग का मतलब होता है जेंडर। वो कौन सा जेंडर था, क्या वो महिला था, क्या वो महिला थी या फिर पुरुष था। तो इसके बारे में पहचानने में भी समस्या होती है। यहाँ पे कह रहा है कि बेहतर तरीके उसकी हड्डियां स्त्रियों की जांच करते हैं, क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनकी कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुष से ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर आधारित होता है। आज के लगभग 2000 साल पहले चरक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि 200 साल पहले कौन से प्रसिद्ध वैद्य के बारे में बताया गया है, तो वो था चरक। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखने का काम किया था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि चरक संहिता किसने लिखा था। तो चरक संहिता जो है वह चरक खुद नहीं लिखा था। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है और ये आधुनिक शारीरिक रचना की लगभग 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। यहाँ पे देखा जाए तो वो एक बात और कहते हैं यहाँ पर कि संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियां, स्त्रियों के जोड़े और कार्टिलेज को जोड़ करके ये संख्या बताई गई थी। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास जितनी भी टोटल हड्डियां हैं ना, उन सभी को जोड़ करके बताने का काम किया गया था कि शायद हमारे शरीर में 306 हड्डियां आसपास 360 हड्डियां हमारे पास होती हैं। क्लास इसमें लास्ट पॉइंट हमारे पास एक और है और कहते हैं कि वेदों की रचना कब की गई, तो 3000 साल पहले की गई थी। कहता है महापाषाण के निर्माण की जानकारी 3000 साल पहले मिल जाता है। इनाम गांव में किसानों का निवास 3600 से लेकर के 2700 साल पहले की जानकारी हमें बताते हैं। कहता है चरक को लिखने का काम 2000 साल पहले खुद चरक ने किया था और चरक संहिता इसने क्या लिखी थी, तो इसने चरक संहिता लिखने का काम किया था। ठीक है क्लास। तो ये थे हमारे आज के चैप्टर के बारे में कुछ विशेष जानकारी। ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।